हाय गाइस, दिस इज आनंद सचदेवा। वेलकम बैक टू ग्रोथ कॉर्नर। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, जहाँ पे मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 12th के लिए बता रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, ताकि आपको अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हेल्प हो जाए। और एज सेम विथ फिजिक्स, मैं फिजिक्स के चैप्टर्स भी डील करूँगा, जहाँ पर मैं फिजिक्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा। कैसे आपको सारी चैप्टर्स को मैनेज करना है, कैसे उनकी वेटेज के हिसाब से आपको उनको टाइम देना है, ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में। आपको ऐसी वीडियोज़ मिल जाएगी इस चैनल पे और आती भी रहेंगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड दूसरी बात यह है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप वहाँ जाके मेरे को फॉलो करके आप कोई भी अगर आपकी क्वायरी है, यू कैन आस्क मी इन माई DM, सो दैट आई कैन रिप्लाई यू एंड क्लियर योर क्वायरी नाउ। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, राइट। बट आपको वेरियस कंसेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसके लिए आपको कंडक्टिविटी का मतलब पता होना चाहिए। बट उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, जितनी दे रखी है आपके पूरे नोटबुक या बुक में, दैट इज योर मोलर कंडक्टिविटी, देन यू हैव मोलर कंडक्टिविटी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन, देन यू हैव इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ये टाइप्स क्या क्या हैं इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी डेफिनेशन, देन वी मूव टू इनकी यूनिट्स। यूनिट्स आर दी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 1 मार्कर्स बढ़ गए हैं, आई एम रिपीटिंग, तो आपकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यूनिट्स को तो लर्न करना है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी की, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, सबकी यूनिट्स को लर्न करके रखना है, राइट। क्योंकि उसमें भी आपकी न्यूमेरिकल्स में भी आपको यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आधा नंबर डिडक्ट होता है, राइट। सो कोई रिस्क नहीं लेना, तो आपको यूनिट्स भी रिमेंबर करनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि 1 मार्कर में यूनिट्स आती ही आती है। नाउ मूविंग टू वट आर दी फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंडक्टिविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लर्न करना होता है, कि इसमें आपको वट आर दी फैक्टर्स जो कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। लाइक जैसे इसके ना फैक्टर्स तो बता देते हैं, रीज़न पूछा जाता है, वट इज़ द रीज़न कि इस रिलेशन का, जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंसनट्रेशन पे। कैसे? ये क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी में पूछ लिया, बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज आ गई, राइट। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बोलो, वो ऐसे पूछ लेंगे कि 0.1 मोलर ऑफ NaOH हैज़ हायर कंडक्टिविटी और 1 मोलर ऑफ NaOH हैज़ हायर कंडक्टिविटी। तो इसके लिए आपको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। क्या? कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी घट रही है, और अगर कंसंट्रेशन घट रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट लर्न करना है, ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए। क्योंकि अगर कंसंट्रेशन किसकी बढ़ी है, 1 मोलर बढ़ा है एज कम्पेयर टू 0.1 मोलर, राइट। तो ऑब्वियसली 1 मोलर ऑफ NaOH हैज़ हायर कहते हैं कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू 0.1 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, राइट। तो अब इसका रीज़न भी पूछा जाता है, राइट। तो वो रीज़न आपको लर्न करना है इसके बेसिस पे। मतलब आपको सबसे पहले फैक्टर लर्न करने हैं जिन पे डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, साथ साथ उनके रीजंस लर्न करने हैं। और आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी एक एप्लीकेशन बेस्ड का आंसर कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो ऐसे ही एक सेकेंड फैक्टर है जो है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करना मतलब किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे अगर हम वाटर का कोई सॉल्यूशन है, किसी कोई सॉल्यूट मिक्स है, उसमें वाटर का सॉल्यूशन है, तो हम वाटर को और डालेंगे तो वो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, वो मोर डाइल्यूट हो जाएगा। हम उसमें डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन का मतलब समझ आ गया, डाइल्यूशन का इंक्रीज होना समझ आ गया हो, राइट। तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो एप्लीकेशन बेस्ड या तो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ऐसे होता है, राइट। तो फैक्टर में ये 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन एंड सेकंड इज डाइल्यूशन, राइट। तो अब डाइल्यूशन का
कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ लर्न करनी है कि व्हाट आर दी रिलेशन विद देम, कि कौन सा इंक्रीज डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज डिक्रीज होता है, वो आपको लर्न करना है। इस वीडियो में मैं आपको चलो एक थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस की हम बात करें तो कंडक्टेंस जो है ना, कंडक्टेंस पे वो जब कहते हैं डिल्यूशन इंक्रीज होता है तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, राइट। क्यों होता है कंडक्टेंस इंक्रीज? क्योंकि अब कंडक्टेंस इंक्रीज इसलिए होगा सॉल्यूशन का क्योंकि उसमें वाटर डालने के बाद ना आयोनाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन और इंक्रीज हो गया, जो भी कैटायन आयन से वो और आयोनाइज हो गए, राइट, आयोनाइज हो गए, राइट। तो हिंड्रेंस जो पार्टिकल्स के मूवमेंट के बीच था वो कम होने लग गया, ज़्यादा पानी आ गया ना, अब स्पेस ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, राइट। तो जो हिंड्रेंस था वो कम होने लग गया, पार्टिकल्स और फ्री हो गए, तो कंडक्टेंस जो होगी सॉल्यूशन की वो बढ़ जाएगी, वो अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। होप आई क्लियर योर फर्स्ट रीजनिंग। सेकेंड रीजनिंग इज कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे क्या रिलेशनशिप है, क्या होता है। तो जो डिल्यूशन है जब वो इंक्रीज होता है तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं ऑन द इंक्रीज ऑफ डिल्यूशन। I'm repeating this statement. This statement should be at your fingertip, okay? On increase of dilution, the specific conductivity decreases because number of particles per unit volume decreases और वो उसके डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ बट एक बात ध्यान रखो, अगर आप ये लिख के आ जाते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसलिए डिक्रीज हो गई क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आंसर, क्योंकि आई हैव नॉट यूज द वर्ड वॉल्यूम डिक्रीज्ड, आई हैव सेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैव डिक्रीज्ड। देयर इज अ बिग डिफरेंस, क्योंकि जब डिल्यूशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ मूविंग टू मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम दैट इज इक्वल, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ तो ताकि आपको ना ये जो अब मैं रीजनिंग बताऊंगा इसका वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, जब लैम्डा एम को किसी चीज़ की इक्वल रखा जाता है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। वो अगर वो चीज़ जैसे लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी, के इज कापा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, राइट। तो अब जो के है और वी है, के जो है डिल्यूशन के साथ मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, लेकिन मैंने ये बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज होती है ऑन डिल्यूशन। तो किस ट्रेंड को फॉलो करा जाए, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि हो तो एक ही चीज़ सकता है ना, तो इट विल इंक्रीज। क्योंकि रीजन आप ये लिखोगे, आप लिखोगे दोनों चीज़ें कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो डिल्यूशन के साथ कम हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रही है ऑन डिल्यूशन, बट द इंक्रीमेंट ऑफ वॉल्यूम इन डिल्यूशन इज मोर देन द डिक्रीमेंट of the specific conductivity during dilution. That is why the molar conductivity increases on increasing the dilution. Hope I have cleared all your three रीजनिंग क्वेश्चंस, राइट। क्यों वो डिक्रीज होता है, क्यों वो उसके साथ इंक्रीज होता है, सारी चीज़ें मैंने, ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 मार्कर 2 मार्कर, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में 5 मार्कर भी आना हो ना तो वो कभी डायरेक्ट 5 मार्कर कभी भी नहीं देंगे। यू हैव चेक्ड इन योर ऑल पेपर्स, वो कभी भी डायरेक्ट नहीं देते, वो कभी हमेशा पार्ट्स में देते हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा केमिस्ट्री का 1-2 मार्कर का सिंगल क्वेश्चन होता है, वो ये सारे जोड़ के एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। आई हैव क्लियर्ड योर क्वेश्चन, राइट। नाउ मूविंग टू फर्दर द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने कंसंट्रेशन को पहले भी डील करा, बट मैंने कंसंट्रेशन मैं बताऊँ, कंसंट्रेशन इज अ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज अ ह्यूज टॉपिक, क्योंकि उसमें ना एक ग्राफ है, ग्राफ इज ऑन अ इक्वेजन। कौन सा अगर इक्वेजन है आपकी, वो ग्राफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो पार्ट है, उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आप कंक्लूजन्स निकालते हो कि वो एक्स्ट्रा पोलराइट करते वक्त आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा पोलराइट करके उसकी नहीं निकाल सकते हो, राइट। तो रीज़न बिहाइंड दोज थिंग, राइट, क्योंकि आप
रीजंस लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन दी थ्योरी पार्ट। ऑब्वियसली केमिस्ट्री का थ्योरी पार्ट हमेशा रीजन पे बेस्ड होता है या एक्सेप्शन पे बेस्ड होता है, राइट। एक्सेप्शन का भी रीज़न होता है क्यों वो एक्सेप्शन है। तो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि मैं उस पूरे एक टॉपिक पे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे, मोनो कंडक्टिविटी पे एंड दी ऑन सागर इक्वेशन को मैं समझाऊँ, उस पूरे ग्राफ को समझाऊँ, उसके कंक्लूजन्स को समझाऊँ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूँ ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। कि इस वीडियो में मैं सिर्फ एक जनरल व्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे चैप्टर को डील कर रहे होंगे, राइट। नाउ फर्दर मूविंग टू कॉलरॉश कॉलरॉश लो। अगर हम थ्योरी की बात करें, क्योंकि हम फिलहाल इस पार्ट में सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो कॉलरॉश में थ्योरी में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी स्टेटमेंट, और उसकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड स्टेटमेंट शुड बी वेरी 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 एक्यूरेट टू दी बुक, क्योंकि लॉज की जो स्टेटमेंट होती है ना वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। कोई रीजनिंग क्वेश्चन हो, आपको कंसेप्ट पता होता है तो आप अपने वर्डिंग्स में लिखते हो, नो वन डिडक्ट्स योर मार्क्स व्हेन इट कम्स टू लॉ। उसकी स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए यू हैव टू कॉपी दी बुक लैंग्वेज और दी लैंग्वेज गिवन बाय योर क्लास टीचर और दी सब्जेक्ट टीचर, राइट। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो कॉलरॉश लॉ की बिल्कुल एक्यूरेट लैंग्वेज में अपने वो लर्न करनी है, रेक्टिफिकेशन करनी है उस लॉ की स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट को समझना भी है क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, पहली एप्लीकेशन है मोलर कंडक्टिविटी, राइट, निकालना, सेकेंड है फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना, राइट। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ही, नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे डील करना है उन सब के साथ, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कॉलरॉश लॉ का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी थ्योरी पार्ट में। नाउ मूविंग टू फैराडे लॉ, सेम विद दी फैराडे लॉ। फैराडे लॉ में भी आपकी 9 न्यूमेरिकल्स हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बट सेकेंड लॉ का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, और वो मतलब लास्ट में ही है कोई, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो अदर क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक, और मैं तो कहता हूँ और कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है सेकंड लॉ के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज इनफ, उससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो वो पक्का करना है आपको। और फर्स्ट लॉ के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप, मैंने कहा है न्यूमेरिकल्स ओनली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, राइट, उन्हीं को दोबारा दोबारा प्रैक्टिस करो तो आपको एक आइडिया होता रहेगा, एक प्रैक्टिस होती रहेगी, एक स्पीड बनती रहेगी, राइट। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर सबसे पहला आपको जो लर्न करना है वो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन लर्न करनी है। सेकंड मूविंग टू फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टू इलेक्ट्रोलाइट के नाम जो सॉल्ट ब्रिज में यूज़ होते हैं वो तो अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज की शेप यू शेप्ड, जैसे भी आपको अपने बुक में लिखवाया है या फिर टीचर्स ने नोट्स दिए हैं आपको, उसके हिसाब से आपको बुक सॉल्ट ब्रिज यू शेप में होता है, राइट। तो उसकी सारी कंसिस्टेंट जो उसमें कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का नाम, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, जो भी आपको बुक में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन, तो वही लर्न करनी है। और सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शंस, दैट इट कंप्लीट्स दी वो सॉल्यूशन, ताकि करंट फ्लोज, द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये दो फंक्शंस हैं और दोनों के दोनों आपको टिप्स पे होनी चाहिए। एंड दी अदर थिंग इज सॉल्ट ब्रिज पे इलेक्ट्रोलाइट के जो भी नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। और उसमें एक और है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड, फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड। ये आपको कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ चीज़ें हैं सिर्फ लर्न करने वाली है, राइट। इन कुछ चीज़ों को लर्न कर लिए। यहाँ पर मैं हर टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ जनरल व्यू दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, इस वीडियो में ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे, क्योंकि हर एक टॉपिक जो मैंने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा डिस्क्राइब करना भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पूरे अलग टॉपिक पे एक अलग वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मैं उस पर एक अलग वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो आपको अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर दी थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज,
क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, उसकी शेप कैसी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हो रहा है। सेकंड इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दैट इज इट। फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, द टर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। एंड एक और बात जो रह गई फैराडे लॉ में, जो आपका फैराडे लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं एक बार जाना चाहूँगा उसके डिस्क्राइब में थोड़ा सा, कि दैट इज जो उसका फॉर्मूला है मैं वहीं जाता हूँ सिर्फ, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के ना इक्वल्स टू का साइन लगता है, और आपको सबको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है और इक्वल टू का साइन लगता है तो एक कांस्टेंट लगता है, राइट। उस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हाट इज इट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड। उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड, थ्योरी के पार्ट में आता है, तो मैंने अभी बता दिया। थोड़ा पहले मैं स्किप कर गया था लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैंने अभी बता दिया, वो भी लर्न करना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट उसकी डेफिनेशन। फैराडे लॉ न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही रहा हूँ। तो इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, मतलब पूरे। नाउ मूविंग फर्दर, अब आ रहा है एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर आपको सिर्फ लर्न वर्क करना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन करनी है। जैसे आपको फ्यूल सेल, मर्कुरी सेल, बैटरीज, टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी बैटरीज कौन से डिस्कस करी गई है, सेकेंडरी बैटरीज कौन से डिस्कस करी गई है उसमें से, फिर लेड स्टोरेज बैटरी, सेल यूज्ड इन अपोलो, उसके एक तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं सेल्स के बीच में। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस पूरे कंसेप्ट पूरे टॉपिक को डील करना है। कोई भी सेल है, सपोज हम सेल की बात करें या बैटरी की बात करें, तो आप उसका नाम लिखोगे सेल या बैटरी का। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, आप उनका टेबल बना लो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एट एनोड, एनोड पे क्या रखा गया। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी व्हाट इज एट कैथोड, कैथोड पे क्या रखा गया। थर्ड थिंग पूछी जाएगी व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। ओके, फोर्थ चीज़ जो पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी, एनोड रिएक्शन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। फिफ्थ चीज़ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। तो ये 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसका आपने टेबल बना बना के लिख के लर्न करना है, क्योंकि ऐसे लर्न नहीं होता है। और उन टेबल्स को हर हफ्ते रिवाइज करना है ताकि आपको वो माइंड में रहे। लास्ट मोमेंट पे लर्न करने स्टार्ट करोगे, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, आई एम रिपीटिंग, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि वो चीज़ें लर्न नहीं होती है, वो चीज़ें बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं घुसती है एकदम से। यू हैव टू प्रैक्टिस दैम, यू हैव टू लर्न दैम ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार लर्न कर लोगे फिर रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे तो आप यू विल नॉट फॉरगेट इट, राइट। तो मैंने भी ऐसे ही करा था कि टेबल बनाया था हर बैटरी हर सेल के नाम पे, कि ये सेल लिखा, फिर एक टेबल बना लिया जहाँ पर कैथोड, एनोड, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, ओवरऑल रिएक्शन हर उसमें नहीं दे रखा, बट कुछ कुछ जगहों पे दे रखा है। अब जैसे लेड स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं, तो लेड स्टोरेज बैटरी में आपको अलग से एनोड पे रिएक्शन नहीं दे रखा, अलग से कैथोड पे रिएक्शन नहीं दे रखा, अगर दे भी रखा है बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक चीज़ क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि उसमें और रिएक्शंस हैं क्या जो मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो टेबल से हटा दो कैथोड एनोड, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक नहीं दे रखा बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में उसके एनोड और कैथोड के रिएक्शंस, बट रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के रिएक्शंस दे रखे हैं। तो वो लिख लो अपने टेबल में कि लेड स्टोरेज बैटरी एक एक्सेप्शन है जहाँ पर रिएक्शन ऑन कैथोड, रिएक्शन ऑन एनोड नहीं दे के, बट रिएक्शन ऑन डिस्चार्जिंग, रिएक्शन ऑन चार्जिंग। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो वो भी दे रखा है रिएक्शन एट कैथोड, आई एम बिट कंफ्यूज, बट शायद वो भी दे रखा है कि कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, देन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई एक रिएक्शन दे रखा है। जिसका भी रिएक्शन दे रखा है, अगर चार्जिंग का दे रखा है तो चार्जिंग में जो रिएक्शन है डिस्चार्जिंग में वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। होप यू दिस नो, राइट, दिस थिंग यू नो, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई एम रिपीटिंग 5 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू दिस होल फ्यूल सेल वगैरह जो भी टॉपिक है इसका। इसमें आपको 5 थिंग्स जो आपको 5 चीज़ें जो आपको लर्न करनी है। एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, एनोड रिएक्शन क्या है, कैथोड रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। फिर कुछ सेल्स पे 1 मार्कर 2 मार्कर बनते हैं, आइडेंटिफाई द सेल। अपोलो में कौन सा सेल यूज हुआ था, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, तो वो सेल का नाम लिख के
फिर आपको उसी सेल की कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन ऐसे पूछा जाएगा। 3 नंबर का आ गया सपोज वो क्वेश्चन। सपोज आपको वही नहीं पता कि अपोलो स्पेस पे कौन सा सेल यूज़ हुआ था, लेकिन आपको अगर वो सेल का नाम पता चल जाए तो उस सेल का नाम प्लस उसके सेल की रिएक्शंस लिख सकते हो। बट सपोज आपको वो रिएक्शन वो पहचान ही नहीं कर पाए आप उस सेल की, तो आप सारी चीज़ें गलत करके 3 मार्क्स डिडक्ट करवाओगे अपने, राइट। तो आई सजेस्ट यू कि आपको हर एक चीज़ लर्न करनी है, ताकि आपको कोई भी ये ना हो कि आपने वो लर्न नहीं किया नाम, तो आपको बिल्कुल ही रिएक्शंस तो लर्न कर ली थी बड़े अच्छे से, लेकिन रिएक्शंस क्या काम आई थे आपको वो नाम ही नहीं पता कि किस सेल की रिएक्शन लिखनी है। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको हर एक चीज़ पे इस टॉपिक में तो आपको हर एक चीज़ लर्न करनी है, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन आए, 3 नंबर का क्वेश्चन आए, बट वो 2-3 नंबर आपको पक्का है कि इन्हीं में से आने हैं, तो व्हाई डोंट यू जस्ट डू इट, राइट।